Hello everybody, Jai Hind. This is Zubaid Khan and welcome back to the channel IES Survey. So guys, here we have the Hindu newspaper of today. So guys, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी न्यूज़ को अपने यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं। मतलब सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये इशू न्यूज़ में क्यों है, उसका पीछे का रीज़न, वाई इज़ इट इन न्यूज़। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं, यानी कोई रिपोर्ट तो नहीं है इस पर, कोई फैक्ट्स इसके ऊपर या फिर कोई और नॉलेज इसके ऊपर। फिर आखिर करंट एक्शन क्या लिया गया है इसके ऊपर। ठीक है, फिर उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स और फिर अपना ओपिनियन या फिर सजेशन। अब हो सकता है मेरा ओपिनियन और आपका ओपिनियन डिफरेंट हो, लेकिन आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब क्या हर न्यूज़ के लिए हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर न्यूज़ के लिए हम यही पैटर्न फॉलो करें। ओके, तो गाइज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। वीडियो को लाइक करके आप मेरे लिए अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ताकि इस जैसी वीडियोज़ मैं और आगे आपके सामने पेश करूँ। पहला आर्टिकल जो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है केरला के बारे में। यानी केरला फर्स्ट स्टेट बन चुका है जिसने अपना खुद का केरला बर्ड एटलस निकाला है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ये आपके GS3 में एनवायरनमेंट से आप इसको टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आर्टिकल। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर एंट्रिक्स डेवाज केस आखिर ये है क्या। ठीक है, बहुत टाइम से आपने न्यूज़ में देखा होगा, तो पूरा केस मैं आपको समझाऊंगा। और फिर थोड़ा यमन के क्राइसिस के बारे में बात करेंगे, जो यमन में क्राइसिस अभी चल रहा है। और फिर थोड़ा तालिबान के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है आपका GS3 का पॉइंट ऑफ व्यू से वो है 5G प्रॉब्लम। यानी 5G की वजह से कैसे प्लेन लैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, USA ने 5G शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आखिर क्यों वहाँ पर एयरलाइंस नहीं जा रही। ठीक है, आखिर क्यों वहाँ पर प्लेन्स नहीं जा रहे हैं, तो वो सब हम देखेंगे। हम जो कार्डर रूल्स प्लान है, ठीक है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। हालांकि मैंने कल की न्यूज़ में बहुत डिटेल में कवर किया है, ठीक है, लेकिन आज भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। और हम बात करेंगे कि आखिर MLS को जो सस्पेंड किया गया है उस पर क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, तो वो पूरा मुद्दा हम जानने की कोशिश करेंगे आज की न्यूज़ में। और फिर हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। यानी हमारे प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, डेवोस में जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पर आखिर क्या कहा, क्या मुद्दा रहा, तो उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में कि इंडियाज़ रिलायंस ऑन चाइनीज़ गुड्स। ठीक है, इसके बारे में हम सब कुछ देखेंगे। तो आज की न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो बी इन द वीडियो टिल द लास्ट। ओके, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो प्लीज़। सो हेयर वी हैव आवर फर्स्ट आर्टिकल जो कि आपके GS3 के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, एनवायरनमेंट सेक्शन के लिए। तो ये कहता है कि केरला फर्स्ट स्टेट बन चुका है जिसने अपना खुद का केरला बर्ड एटलस निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर ये बर्ड एटलस ही क्यों निकाला है, क्या ज़रूरत आ गई। ठीक है, बर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी भी जगह का अगर आपको एनवायरनमेंट चेक करना है, ठीक है, कि वहाँ का एनवायरनमेंट सही है या अच्छा है या बुरा है, ठीक है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप वहाँ पर जो बर्ड्स स्पेशीज़ हैं, आप बर्ड्स के ज़रिए वहाँ का एनवायरनमेंट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बर्ड्स आपको इंडिकेट कर देंगी। कैसे माना जाता है कि बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स आर द गुड इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी एनवायरनमेंट। यानी बर्ड्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी एनवायरनमेंट। यानी अगर वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है तो वहाँ की जो बर्ड्स पॉपुलेशन है तो वहाँ पर आपको इजाफा देखने को मिलेगा। यानी अगर अगर वहाँ पर मतलब वो चिड़िया मर रही हैं, ठीक है, बर्ड्स मर रही हैं, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट सही नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम है वहाँ पर। ठीक है, अगर एटलस की बात करें तो आप जानते हैं कि मान लीजिए आपके पास, आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास ऑक्सफोर्ड एटलस है या कोई भी एटलस है, ठीक है, वर्ल्ड का एटलस है आपके पास, तो उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी। तो वहाँ पर आप जितनी भी कंट्रीज़ हैं, कौन सी कंट्री कहाँ पर है, ठीक है, कौन सी कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है, कितनी कंट्रीज़ हैं टोटल, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक एटलस के द्वारा मिल जाती है। तो यही काम ये बर्ड एटलस भी करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बर्ड्स कितनी इंपॉर्टेंट है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनसे हम कैसे अपना एनवायरनमेंट का पता लगा सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक, तो इन बर्ड्स को कंजर्वेशन करना भी इतना ज़्यादा ज़रूरी है, और यही स्टेप लिया है केरला ने भी। ठीक, इनके कंजर्वेशन के लिए। अब इस एटलस से क्या होगा, इट विल लार्जली अफेक्ट द नेचर कंजर्वेशन। ठीक है, नेचर कंजर्वेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। वाई, बिकॉज बर्ड्स आर द परफेक्ट इंडिकेटर्स ऑफ चेंजिंग इकोलॉजिकल कंडीशंस। अगर इकोलॉजिकल कंडीशन चेंज हो रही है तो आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक, तो इस एटलस से हमें पता लगेगा कि आखिर टोटल
कितनी स्पेशीज़ हैं बर्ड्स की, ठीक है, और कौन सी स्पेशीज़ कहाँ पर हैं, कौन सी स्पेशीज़ वेरी रेयर हैं, उनको ज़्यादा कंजर्वेशन की ज़रूरत है, कौन सी सिर्फ रेयर स्पेशीज़ हैं, ठीक है। जैसे कि इससे हमें पता लगा, ये जो सर्वे किया था लगभग 1000 वॉलंटियर्स ने ये सर्वे किया था, ठीक है। इसमें हमें पता लगा कि 103 जो बहुत रेयर स्पेशीज़ हैं, ठीक है, 110 कॉमन स्पेशीज़ हैं जिनको ज़्यादा कंजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, और 44 वेरी कॉमन स्पेशीज़ हैं। पूरा ये सर्वे हुआ था, ये कुछ टेक्नोलॉजिकल टूल्स की हेल्प से किया गया था, जैसे कि लोकस फ्री। अब लोकस फ्री क्या है? लोकस फ्री एक एंड्रॉयड बेस्ड, मतलब मल्टीनेशनल एंड्रॉयड बेस्ड एक ऐप है, ठीक है, मैप की ऐप है ये। एंड्रॉयड GPS एप्लीकेशन एंड ईबर्ड प्लेटफॉर्म फॉर सीमलेस कंडक्ट ऑफ द सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेशन, इन ऐप्स की सहायता ली गई थी, ठीक है, जिससे कि एक मतलब बिना किसी परेशानी के एक सर्वे कंडक्ट किया जा सके। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एटलस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केरला बर्ड एटलस। इसमें जो इंपॉर्टेंट था हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। आप एनवायरनमेंट से अगर रिलेटेड कुछ ऐसा आता है तो वहाँ पर आप ये एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया वो कोट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। हियर इज़ अवर नेक्स्ट आर्टिकल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है, ठीक है। तो गाइज, आपने ये बहुत न्यूज़ में सुना होगा, एंट्रिक्स और देवास, एंट्रिक्स देवास, बहुत बार आपने ये न्यूज़ में सुने होंगे नाम, ठीक है। तो क्या है ये पूरा केस, इसका ए से लेकर जेड तक मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है, इस वीडियो में। तो ये एक ऐसा केस है जिसकी वजह से इसरो के चेयरमैन को भी अरेस्ट करना पड़ा था, ठीक है। इसरो के चेयरमैन भी अरेस्ट हुए थे इस केस के चक्कर में। रिसेंटली आपने देखा होगा, हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये केस। और अभी आपने देखा होगा कि निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि एंट्रिक्स डील को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, और उन्होंने कहा था इस डील को कि फ्रॉड अगेंस्ट द कंट्री, और साथ ही साथ कांग्रेस को मतलब जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसको दोषी ठहराया था इस केस के लिए, ठीक है। उन्होंने बताया था कि ये एक ह्यूज स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है, जिसमें जो स्पेशल स्पेक्ट्रम है, स्पेशल स्पेक्ट्रम मतलब यहाँ पर सैटेलाइट की बात की गई है, जो सैटेलाइट हैं उनको एक प्राइवेट कंपनी को बेचा गया, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के लिए, ना कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए, बल्कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सैटेलाइट को एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया गया। तो ये पूरा इशू इस बारे में है, ठीक है। इसका मैं रीज़न, बैकग्राउंड, ठीक है, सभी कुछ डाटा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको ये केस, ठीक। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। इस पूरे केस में आप दो नाम सुनेंगे, एक एंट्रिक्स और एक देवास। अब ये आखिर है क्या? देखिए, अगर देवास के बारे में बात करें तो देवास एक मल्टीमीडिया कंपनी है। कहाँ पर बेस्ड है ये? इंडिया पर ही बेस्ड है, ठीक है, इंडिया में ही है, मल्टीमीडिया कंपनी है। कब शुरू करी गई थी ये जो एक स्टार्टअप है, ये 2004 में शुरुआत की गई थी इसकी, ठीक। तो ये क्लियर हो गया कि देवास क्या है, एक मल्टीमीडिया कंपनी है। कब लगी थी? 2004 में लगी थी, ठीक है, 2004 में ही शुरुआत की गई थी इसकी। और दूसरा अगर हम बात करें एंट्रिक्स, ठीक, ये क्या है? किसी लड़की का नाम है? नहीं, ये क्या है? एक इसरो की, जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक कमर्शियल ब्रांच है एंट्रिक्स। अब कमर्शियल ब्रांच मतलब, देखिए, इसरो के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करने का काम जो करती है वो एंट्रिक्स करती है। ये एंट्रिक्स की जिम्मेदारी होती है, यानी एंट्रिक्स कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी होती है कि इसरो के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करना। और अगर कोई भी कंपनी, यानी अगर कोई भी स्पेस कंपनी को अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाना है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू करवाएगी? वो किसको कांटेक्ट करेगी? वो डायरेक्ट इसरो को कांटेक्ट नहीं करेगी, वो इसरो की जो ब्रांच है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के थ्रू ही वो इसरो से ये डील कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों समझ गए। तो यहाँ पर आप समझ गए देवास और एंट्रिक्स आखिर क्या है, ठीक। तो इसरो के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारी नेशनल स्पेस एजेंसी है, यानी इंडिया की नेशनल स्पेस एजेंसी है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आती है। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो कि डायरेक्टली कौन देखता है? डायरेक्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, ठीक है। जबकि जो चेयरमैन होते हैं इसरो के, वो एज एन एग्जीक्यूटिव काम करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, ठीक। तो पहले जो बनाया गया था वो बनाया गया था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, यानी इनकोस्पर, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाई गई थी, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1962 में, ठीक। ये जो फॉर्म की गई थी 1969 में, ये फॉर्म की गई थी, यानी 15 अगस्त 1969 में ये फॉर्म की गई थी, ठीक है।
तो इसरो के बारे में हम जान लिए। अब वापस अपने केस पर आते हैं, जो कि हम बात कर रहे थे कि एंट्रिक्स और डेवास जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, ठीक, जो कि 2004 में स्टार्टअप शुरू किया गया था, ठीक है। तो 2004 से ही एक डील साइन की गई थी डेवास और एंट्रिक्स के बीच, और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल साबित हुई आने वाले टाइम में। अब इस डील के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस डील में क्या हुआ था, इसरो ने 2 सैटेलाइट यानी GSAT-6 और GSAT-6A, ये 2 सैटेलाइट्स का नाम है, GSAT-6 और GSAT-6A। अब इसरो ने इन दोनों सैटेलाइट्स को देवास को लीज पर दिया था। कितने टाइम के लिए दिया था 12 साल के लिए। कितने में? फॉर 167 करोड़, ठीक है, उस टाइम के 167 करोड़ रुपए। अब लीज़ क्या होता है? लीज़ होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए मैंने अपना पेन आपको 5 दिन के लीज़ पर दिया, ठीक है। अब लीज़ क्या होता है? लीज़ होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने अपना पेन 5 दिन के लिए आपको लीज़ पर दिया और उसके बदले मैंने आपसे कुछ पेमेंट ली, ठीक है। तो यानी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, ठीक। अब क्यों लीज़ पर लिया था देवास ने? देवास 2004 में स्टार्टअप इस्टेब्लिश हुआ था नया, ठीक है। तो उसने लेकिन लीज़ पर क्यों लिया था? आखिर क्या ऑब्जेक्टिव था देवास का? तो देखिए देवास का जो ऑब्जेक्टिव था ना, वो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते थे, ठीक है। कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना चाहते थे, यानी मोबाइल यूजिंग सैटेलाइट्स बनाना चाहते थे, यानी जो मल्टीमीडिया सर्विसेज हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते थे। इसमें मोबाइल प्लेटफॉर्म को एस बैंड के थ्रू, यानी जो ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं उनसे जोड़ सकें, ठीक है, ऐसा वो चाहते थे, जिससे फ़ोन के जो नेटवर्क हैं, जो सैटेलाइट फ़ोन के जो नेटवर्क हैं, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकें, ठीक है। जिसके लिए इसरो ने, ठीक है, 70 मेगाहर्ट्ज़ के एस बैंड स्पेक्ट्रम लीज पर दिए थे, ठीक है। ये बात हो रही है 2005 की, ठीक है। 70 मेगाहर्ट्ज़ के एस बैंड स्पेक्ट्रम लीज पर दिए थे, किसको? देवास कंपनी को, ठीक। जो काम चल रहा था ये बहुत ही मतलब अंदर ही अंदर काम चल रहा था, बहुत ही हिडन वर्क चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि 2011 की अगर हम बात करें, ठीक है, 2011 की हम बात करें तो द हिंदू में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था देवास मल्टीमीडिया को लेकर, ठीक है। उसमें बताया गया था कि व्हाट इज़ एक्चुअली द देवास मल्टीमीडिया। अगर देवास के बारे में मैं और आपको बताऊं तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एक स्टार्टअप था जो कि 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था, और किसके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था? वो जो शख्स थे वो भी इसरो में ही काम करते थे पहले, और वो शख्स थे फॉर्मर साइंटिफिक सेक्रेटरी, ठीक है। इसरो के वो फॉर्मर साइंटिफिक सेक्रेटरी रह चुके थे, जिनका नाम था MG चंद्रशेखर, ठीक है। उन्होंने ही ये देवास मल्टीमीडिया कंपनी इस्टेब्लिश की थी। उस कंपनी में यानी देवास में इसरो के काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स भी काम करते थे। अब बात ये आती है कि इतना पैसा उनके पास आया कैसे उस टाइम? 167 करोड़ की जो डील थी, ठीक है, इतना पैसा उनके पास आया कैसे, जो साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इसको जो फंडिंग मिलती थी ना, वो ग्लोबल लेवल पर फंडिंग मिलती थी, यानी जो और कंट्रीज़ हैं, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर थे, वो इन्वेस्ट करते थे इस कंपनी में, यानी ग्लोबल फंडिंग इनको प्राप्त होती थी। और अब आप देखना कि यही इसकी बर्बादी का कारण बनेगा, ग्लोबल फंडिंग, ठीक। अब देखिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, ऑब्जेक्टिव भी बहुत सही था कि वही कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते थे ताकि नेटवर्क और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। लेकिन यहाँ पर इनके पर्सनल इंटरेस्ट ने सब कुछ गड़बड़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। पर्सनल इंटरेस्ट के चलते पूरा केस बिगड़ गया। एग्रीमेंट में क्या था? मैं अगर एग्रीमेंट के बारे में आपको बताऊं ज़्यादा, तो एग्रीमेंट के तहत क्या था कि एंट्रिक्स तो कॉरपोरेशन थी, जो कि हमने बताया कि इसरो की एक ब्रांच थी, कमर्शियल ब्रांच थी, ठीक है। एंड इस एग्रीमेंट के तहत मैं बता रहा हूँ कि एंट्रिक्स का क्या काम था, वो दोनों सैटेलाइट्स को बिल्ड करना, दोनों सैटेलाइट्स बनाएगी और उनको लॉन्च करेगी, ठीक है, और उनको ऑपरेट करेगी, और उस सैटेलाइट्स के यानी 90% ऑफ द सैटेलाइट्स ट्रांसपॉन्डर्स वो किसको दे देगी? वो देवास मल्टीमीडिया को, ठीक है। बात करें एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन की, तो मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ, 2005 की 2005 में जो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन थे वो थे जी माधवन नैयर, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, जी माधवन नैयर एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के उस टाइम चेयरमैन थे, ठीक। अब कौन है चेयरमैन इसरो के? अब आप मुझे वो कमेंट करके बताइए, आपके लिए वो क्वेश्चन है, ठीक है।
अब देखिए फरवरी 2011 में क्या हुआ, यूपीए गवर्नमेंट ने डील ही कैंसिल कर दी फॉर सिक्योरिटी रीजंस के चलते यूपीए गवर्नमेंट ने ये डील कैंसिल कर दी, जिससे कि बहुत मतलब गड़बड़ शुरू होने लगी, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। ठीक, अब 2016 से, जैसे 2016 आई 2016, ठीक, 2016 से इनका सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया। जी नैयर जो थे, ठीक है, जी माधवन नैयर के बारे में जो मैंने आपको बताया, एंटिस कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे, ठीक है, जो कि इसरो की एक ब्रांच है, उनके घर और भी अदर ऑफिशियल्स थे वहाँ पर, ठीक है, उनको दोषी पाया गया, ठीक है, और उनके घर सीबीआई की छापे भी पड़े, ठीक है, सीबीआई के छापे पड़े। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने रॉन्ग बेनिफिट यानी गलत बेनिफिट पहुंचाया 578 करोड़ का डेवास कंपनी को, ठीक है, डेवास कंपनी को 578 करोड़ रुपए का उन्होंने गलत, एक मतलब नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, 578 करोड़ का उन्होंने रॉन्ग बेनिफिट पहुंचाया, और जिससे कि सीबीआई की रेड पड़ी वहाँ पर, ठीक है, और उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई। अब देखिए यहाँ पर ये डील कैंसिल कर दी। अब आप ये देखिए, इसको जो फंडिंग मिलती थी कहाँ से मिलती थी, जैसे कि मैंने बताया था कि ग्लोबल लेवल पर मिलती थी, यानी जो फॉरेन में बैठे थे लोग, ठीक है, उन्होंने बहुत पैसा लगाया हुआ था, अब उनका पैसा डूब गया तो वो तो मतलब बौखलाएंगे ही, अब क्योंकि उनका पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ था उस कंपनी में, और यूपीए गवर्नमेंट ने वो डील कैंसिल कर दी, सिक्योरिटी रीजंस के चलते वो डील कैंसिल कर दी गई। तो इनको तो कुछ करना ही था, अलग अलग कंट्री के फॉरेन इन्वेस्टर थे, तो उन्होंने कई देशों की कोर्ट में इनके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है 2017 में, 2017 में बात आती है आईसीसी, यहाँ पर रोल शुरू होता है आईसीसी का, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आईसीसी ने कहा कि जिन्होंने इन्वेस्ट करा था कंपनी में उनको कंपनसेट करो, मतलब जिन ग्लोबल इन्वेस्टर ने उस कंपनी में इन्वेस्ट करा था, अब आईसीसी कह रही है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स कह रही है कि अब उनको आप कंपनसेट करो, 1.3 बिलियन यूएस डॉलर का उनको मुआवजा दो, उनका जो नुकसान हुआ है उसको भरो, ठीक है, उनको नहीं पता कुछ, उनको भरो 1.3 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक, अब मैं आपको पहले आईसीसी के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको और समझना। ठीक, सो आईसीसी के बारे में बात करते हैं, यानी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो इसकी जो मेन एक्टिविटीज़ हैं वो हैं, क्योंकि इनकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन वो ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड से कनेक्ट रहती हैं, उससे एंगेज रहती हैं। ठीक है, तो इनका जो काम है ना, वो जैसे कि डिस्प्यूट कोई हो गया तो डिस्प्यूट रिजॉल्व कराना, पॉलिसी एडवोकेसी करना, पॉलिसी बनाना, और रूल्स बनाना, रूल सेटिंग कराना। हालांकि इनके जो रूल्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि मानने ही पड़ेंगे, ठीक है, मैंडेटेड होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये WTO को भी असेस करती है, UN के कामों को भी असेस करती है, ठीक है, ये एक NGO टाइप है। ऑलराइट, अब इसकी अगर फॉर्मेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं 1919 में ये फॉर्म हुई थी, लगभग 103 साल पहले, और ये एक NGO टाइप है। इसका पर्पस क्या है, इनेबल बिजनेस वर्ल्ड वाइड टू सिक्योर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इसका हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, पेरिस जो कि फ्रांस में है। ओके, सो जैसे कि आईसीसी ने कहा था कि जो भी लॉस हुआ है इन्वेस्टर्स को, उनको आप कंपनसेट करिए, 1.3 बिलियन यूएस डॉलर का आप कंपनसेट करिए उनको। ओके, तो फिर इसके कुछ टाइम बाद यानी 2020 में क्या हुआ, यूएस का जो फेडरल कोर्ट थी, ठीक है, यूएस फेडरल निर्देश दिए कि इसरो की जो ब्रांच है, जो कमर्शियल ब्रांच है एंट्रिक्स, वो 1.2 बिलियन यूएस डॉलर दें देवास को, यानी मेनली जो इन्वेस्टर्स को वो कंपनसेट करें, उन्होंने भी यही कहा। तो इसके बाद हमने देखा कि जनवरी 2021 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ये यूएस कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा देती है, उसके ऑर्डर पर स्टे लगा देती है, ठीक है, कि भाई रुको अभी। और फिर क्या होता है, एंट्रिक्स क्या करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत देवास के अगेंस्ट, यानी देवास जो मल्टीमीडिया कंपनी थी उसके अगेंस्ट पेटिशन फाइल कर देती है, और कहती है कि देवास के जो इन्वेस्टर्स थे, यानी जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इन्वेस्ट करा, वही फ्रॉड थे, उन्होंने ही डील में फ्रॉड करा है। ठीक है, तो फिर क्या था, फिर NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें NCLT की, तो ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनाई गई थी। ये जितने भी इंडियन कंपनीज से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो सब यही देखती है।
जितने भी इंडियन कंपनीज से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं वो सब यही देखती है। ठीक है, NCLT ने ऑर्डर दिया कि इस कंपनी को बंद करा जाए। ठीक, अब एक तो होती है NCLT और एक होती है NCLAT। ठीक है, तो NCLT जैसे कि मैंने आपको बताया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। इसकी जो सुनवाई होती है ना वो NCLAT में होती है। देखिए, अब ये केस चल ही रहा था कि दिसंबर 2021 में, ठीक है, कैनेडियन कोर्ट ने 2 ऑर्डर जारी करे। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इन्वेस्ट करा था उस कंपनी में, उन्होंने कंट्री में अलग अलग कंट्रीज़ में केस कर दिए थे। ठीक है, तो कनाडा की कोर्ट ने 2 ऑर्डर जारी करे। पहले ऑर्डर में उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयर इंडिया के जो एसेट्स हैं, ठीक है, वो सीज कराए जाएंगे। किसके किसके द्वारा? IATA के द्वारा। IATA क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, उसके द्वारा एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो एसेट्स हैं उनको सीज कर लिया जाएगा। और दूसरा ऑर्डर ये था कि देवास के जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये डील कैंसिल करके जो जो बायलैटरल ट्रीटी थी उसका उल्लंघन करा है, उसको वायलेट करा है। ठीक है, उसका वायलेशन हुआ है, तो उसके अगेंस्ट वो केस फाइल कर सकते हैं। तो बाद में क्या हुआ? बाद में कुछ सबूतों के आधार पर कुछ सबूत देखे गए और उनके आधार पर 8 जनवरी 2022 यानी इसी कोर्ट ने, यानी कैनेडियन कोर्ट ने, जिसने 2 ऑर्डर इशू करे थे, जिसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एसेट्स को सीज करने की बात कही गई थी, ठीक है, उसने क्या किया? उसने अपने ऑर्डर पर रोक लगाई और कहा कि अब एयर इंडिया के बस 50% एसेट्स इन्वेस्टर्स ले सकते हैं, बाकी नहीं। ठीक है, तो ये केस बहुत लंबा चला। अब 17 जनवरी 2022 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देवास कंपनी को बंद करने का जो फैसला था NCLAT का, यानी नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल का जो फैसला था, उन्होंने जो डिसीजन लिया था कि ये कंपनी बंद हो जानी चाहिए, ठीक है, उस पेटिशन के अगेंस्ट जो पेटिशन फाइल करी थी एंट्रिक्स ने, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट था, बिल्कुल सही है और उसी पर आगे काम होगा। ओके, तो ये एक बहुत लंबा केस था और मुझे लगता है मैंने काफ़ी डिटेल में मैंने आपको पूरा बता दिया। आई होप आपके समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट आर्टिकल। सो गाइस, हियर वी हैव आवर नेक्स्ट आर्टिकल, Saudi led coalition denies targeting Yemen prison. So there is no point to read this article until you know the history and background and all that about the ongoing Yemen crisis. Okay, यमन क्राइसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप न्यूज़ में भी बार बार सुन रहे होंगे इन दिनों, बहुत ज़्यादा यमन क्राइसिस, यमन में सिविल वॉर, ये सब चल रहा है। ठीक है, तो उसका A to Z मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी किसी भी तरह की। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द होल केस। ओके, so be with me till the last of the video. So before proceeding, I would like you to look at the location of the Yemen. All right. So आप देखेंगे कि यमन को जब आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो नॉर्थ से तो ये सऊदी अरब के साथ बाउंड्री शेयर करता है, साउथ में ये गल्फ ऑफ एडन के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और ईस्ट से ओमान के साथ, वेस्ट से रेड सी के साथ, और ये पूरा एरिया जब आप देखेंगे तो ये वेस्ट एशिया में लाई करता है। ठीक है, एंड इज़ अ पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुलर। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो मॉडर्न यमन हम देखते हैं, जो आज का यमन हम देखते हैं मैप पर, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, ये 1990 में बना है। मॉडर्न यमन की अगर हम बात करें तो ये इस्टेब्लिश 1919 में हुआ है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, नॉर्दर्न एरिया और सदर्न एरिया। तो दोनों पार्ट्स को जो मिले हैं वो 1990 में मिले हैं और एक मॉडर्न यमन की स्थापना हुई है। ठीक है, और इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है इसकी सना। ठीक, सना के लिए लड़की का नाम नहीं है, इसकी कैपिटल का नाम है। ठीक, सो अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि किसके सपोर्ट से ये नॉर्थ एरिया और साउथ एरिया एक हुआ था। नॉर्दर्न एरिया के अगर हम बात करें तो इट वाज एक्चुअली सपोर्टेड बाय द US एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, US और सऊदी अरेबिया के सपोर्ट से नॉर्दर्न एरिया, US और सऊदी अरेबिया का सपोर्ट था नॉर्दर्न एरिया में, और सदर्न एरिया बैक्ड बाय USSR, यानी सदर्न एरिया को जो सपोर्ट करता वो USSR ने करा था। ठीक, 1978 से, ठीक है, वहाँ पर अथॉरिटेरियन रिजीम था। अथॉरिटेरियन रिजीम मतलब तानाशाही वाला सिस्टम था। वहाँ पर जो अली अब्दुल्ला सलेह हैं उनका शासन था, उनका राज चलता था। ठीक, तो नॉर्दर्न एरिया में इनका राज था। 1978 से ये रूलिंग कर रहे थे और इनको USA और सऊदी अरब का सपोर्ट प्राप्त था। ठीक,
लेकिन इनके पावर में आने से 4 साल बाद ही इनके अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे। कहाँ पर? सदर्न रीजन में, ठीक। वहाँ पर अलकायदा भी था और बहुत सारे अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ पर थे, ठीक है। और नदर्न रीजन की अगर हम बात करें तो नदर्न रीजन में हौती मूवमेंट इनके खिलाफ हो गया था, ठीक है। अभी हौती मूवमेंट क्या है, अब नदर्न रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हौती लोग जो थे, ठीक है, वहाँ पर हौती लोग इनके अगेंस्ट हो गए थे। अब हौती लोग क्या हैं, हौती मूवमेंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। हौती क्या है, एक ट्राइब है। अभी मैं इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। हौती क्या है, एक ट्राइब है जो कि ज़ैदी शिया है। अब शिया वहाँ पर माइनॉरिटी में है, ठीक है, मुस्लिम शिया माइनॉरिटी में है, तो वही ये लोग हैं, ठीक है। अब ये नदर्न रीजन में सले एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ खूब ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा होगा 2010 या 11 की बात है, ठीक है। अरब स्प्रिंग यानी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले थे अरब रीजन में, जिसका असर ना कि सिर्फ अरब में बल्कि आसपास के देशों में भी हमें देखने को मिला था, ठीक। तो यमन भी उनसे बचा नहीं था, यमन में भी उसका असर देखने को मिला था, जिसके चलते सले एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़, मतलब सले एडमिनिस्ट्रेशन पर यानी अली अब्दुल्ला सले पर करप्शन के चार्जेस लगा दिए गए थे, ठीक। करप्शन के चार्जेस लगा दिए थे और सेपरेटिस्ट मूवमेंट इनके खिलाफ़ शुरू हो गया था, ठीक, सदर्न यमन में। और जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पर अथॉरिटेरियन रिजाइम था और प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सले थे, ठीक। तो 2010-11 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके खिलाफ़ खूब सारे मूवमेंट शुरू हो गए। इसी के चलते ये मजबूर हो गए थे वो गद्दी छोड़ने के लिए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ही डेप्यूटी को यानी अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी को इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया, ठीक। लेकिन क्या इतना आसान था कि एकदम से मूवमेंट को ख़त्म करना? नहीं, हादी को भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जैसे कि करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर भी लगे। इनके टाइम में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी रही, लोगों के पास खाने को नहीं था, ठीक, और मिलिट्री भी इनके खिलाफ़ होने लगी। अब मैं बात करता हूँ हौती मूवमेंट की। हौती मूवमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि नदर्न रीजन में थे, यानी नदर्न यमन में, ठीक। 1919 में इनके मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे और ये क्या है, ये शिया मुस्लिम माइनॉरिटी हैं। ये एक रिलीजियस पॉलिटिकल आर्म मूवमेंट था। 2014 में क्या करा इन्होंने, सादा नाम की एक जगह है नदर्न रीजन में, वो उन पर उन्होंने कब्जा कर लिया और आसपास के रीजन पर भी कब्जा कर लिया। तो इन्होंने इतना कुछ करा कि प्रेसिडेंट जो थे वहाँ पर, प्रेसिडेंट हादी, ठीक है, प्रेसिडेंट हादी की हम बात कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट हादी को वो गद्दी छोड़नी पड़ी। अब जब ये हुआ तो सुन्नी अरब कंट्रीज़ जो थी, मार्च 2015 में सुन्नी अरब कंट्रीज़ ने एयर स्ट्राइक कर दी, ठीक है। क्यों कर दी? वो जो हादी गवर्नमेंट थी उसको रिस्टोर करना चाह रही थी, ये उन्होंने ऐसा रीज़न बताया, ठीक है, अगेंस्ट हौतीज़। अब देखिए जो सुन्नी अरब कंट्रीज़ हैं जैसे कि सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, और ये हौतीज़ जो थे ये शिया थे। अब आपको पता है शिया और मुस्लिम में शुरू से ही कन्फ्लिक्ट रहा है, ठीक। इनको जो सपोर्ट मिलता था, इनको जो बैक सपोर्ट मिलता था वो मिलता था ईरान की तरफ से हौतीज़ को, क्योंकि वहाँ पर भी शिया लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मेजॉरिटी शिया है। और आपने देखा होगा कि जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, अगर उसमें शिया इन्वॉल्व हैं तो ईरान उनको सपोर्ट करता है, ठीक। और जो सुन्नी अरब कंट्रीज़ थी वो प्रो गवर्नमेंट थी और उनको यूएसए, यूके और फ्रांस का सपोर्ट था। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ब्रॉडली दो मेन ग्रुप थे, ठीक। एक तो प्रो गवर्नमेंट फोर्सेस जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे वहाँ की, एक तो हादी गवर्नमेंट था, और एक सऊदिया यूएई लीड फोर्सेस थी, जिसमें कुवैत था, कतर, बहरीन, सूडान, मोरक्को, इजिप्ट, जॉर्डन, ये सब क्या थी, ये सब सऊदी यूएई लीड फोर्सेस थी जो कि प्रो गवर्नमेंट फोर्सेस थी, मतलब चाहती थी कि हादी गवर्नमेंट जो है वो दोबारा से रिस्टोर हो। और इनको यूएसए, यूके का भी सपोर्ट था, इनको मिलिट्री सपोर्ट था, मिलिट्री की तरफ से अगर कुछ सपोर्ट चाहिए तो यूएसए और यूके करते थे। लॉजिस्टिक सपोर्ट था इनको उनकी तरफ से, और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी उनको देते थे, ठीक। और एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस जो थे उनको ईरान का सपोर्ट था, उनको मिलिट्री सपोर्ट ईरान प्रोवाइड करता था और लॉजिस्टिक सपोर्ट ईरान प्रोवाइड करता था। तो अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो अगस्त 2015 में आपने देखा होगा कि हौतीस को साउथ यमन से बिल्कुल हटा दिया गया। गवर्नमेंट का जो टेम्पररी हेडक्वार्टर है आप देखेंगे एडन कहाँ है, साउथ यमन में ही है। अब इन्होंने क्या किया, रिटेलिएशन में, मतलब बदले में हौती ने भी एयर स्ट्राइक कर दी नवंबर 2017 में, ओके। किस पर? सऊदी अरब पर, ठीक है, एयर स्ट्राइक कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्लॉकेट कर दिया, मतलब रास्ते बंद कर दिए चारों तरफ से।
अब आपने देखा होगा कि जब किसी जगह के चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए जाएंगे तो वो खाएगा क्या, ठीक है, वहाँ पर खाना कैसे आएगा, वहाँ पर फ्यूल कैसे आएगा, वो सारे काम वहाँ पर कैसे चलेंगे, ठीक। तो यही सब चल रहा था, कभी वो अटैक कर रहे थे उसके रिटेलिएशन में, कभी दूसरी पार्टी अटैक कर रही थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिटी ऑफ हुदायदा, ठीक है, हुदायदा एक सिटी है जो कि समुद्र के पास है, मतलब पोर्ट सिटी। ये जो है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोर्ट। लगभग 2/3 यमनीज़ की जो लाइफलाइन है वो ये पोर्ट है, डिलीवर 80%। तो देखिए अगर हुदैदा सिटी की बात करें तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसकी, क्यों, क्योंकि ये एक पोर्ट है यहाँ पर। तो पोर्ट है, यहाँ से ये बहुत एड रिसीव करते थे, लगभग 80% एड वो यहाँ से रिसीव करते थे, ठीक। अब क्योंकि बिल्कुल ब्लॉकेट कर दिया गया था जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वहाँ पर क्या हुआ, वेरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया कि यार यमन में तो सब तहस नहस हुआ है, साउथ यमन में। तो और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने साउथ यमन जो था वो सीज कर लिया। अब यहाँ पर नतीजा क्या निकल के आया, देखिए अगर पूरे वर्ल्ड के लिए देखेंगे तो ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है, यहाँ पर टेररिज्म के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है। और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो यहाँ से टेररिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है और कंट्रीज़ में। जैसे कि हमें पता है कि यमन जो है एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इसकी, यमन की, ओके। क्यों, क्योंकि बाबले मंडप स्ट्रेट के पास है। बाबले मंडप स्ट्रेट को आप देखेंगे तो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है, जहाँ से बहुत ज़्यादा ऑयल ट्रेड होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कब्ज़ा हो जाएगा, टेररिस्ट का कब्ज़ा हो जाएगा, तो वो और देशों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यमन की जो एक लोकेशन है वो एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और इसकी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक। तो मतलब 2015 से जब आप देखेंगे तो लगभग 7,000 से ज़्यादा सिविलियंस हमारे को हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही, उनको खाने की ज़रूरत है, वहाँ पर खाने को नहीं है, ठीक है। 18 मिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, ठीक है। सैनिटेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। देखिए अगर किसी भी कंट्री की आपकी जनरेशन को बर्बाद करना है तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर दो, और यहाँ पर यही हुआ है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल 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 कोलैप्स हो चुका है, ठीक है। स्कूल जो हैं वो मिलिट्री कैंप्स बन चुके हैं, मतलब रिफ्यूजीज़ के लिए वो शेल्टर बन चुके हैं स्कूल, जहाँ पर बच्चों को पढ़ना चाहिए था वो वहाँ पर रिफ्यूजीज़ रह रहे हैं, वहाँ पर मिलिट्री कैंप लगे हुए हैं। अगर WHO की माने तो आधी आधी पॉपुलेशन लगभग वो कोविड से अफेक्टेड हो गई थी, ठीक है, कोविड-19 के टाइम पर। अब देख ही रहे हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा क्राइसिस फैला हुआ है। तो टेररिज्म को प्रिवेंट करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोकने के लिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है सीज़ फायर होना। तो यहाँ पर कंट्रीज़ को मिलकर यहाँ पर कुछ करना चाहिए ताकि यहाँ पर जो सिविल वॉर है, जो यमन की क्राइसिस है वो रुक सके, ठीक है। ये सिर्फ यमन के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के कंट्री बहुत एप्रोप्रिएट होगा। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ बताया है जो यमन में सिविल वॉर चल रही है उसके बारे में। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा डिटेल में एक एक बात मैं आपको बताऊँ तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए, ठीक है। मैं पूरा पूरा मैटर आपको क्लियर करूँगा। अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी इमेज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ रह गया है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल वी हैव, व्हाई इज़ 5G रोल आउट अ प्रॉब्लम नियर द US एयरपोर्ट। तो देखिएगा इस USA में 5G टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। 19 जनवरी 2022 को स्टार्ट हो गई थी। ओरिजिनली जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी दिसंबर 2021 में, ठीक है। अब बहुत अच्छी बात है 5G टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गई, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आती है यहाँ चलते बहुत सारी जो एयरलाइंस हैं इंक्लूडिंग एयर इंडिया, उन्होंने मना कर दिया कि USA के एयरपोर्ट पर हम लैंड नहीं करेंगे, ठीक। क्यों, ऐसा क्यों? यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि इनका जो स्पेक्ट्रम है, यानी USA ने जो 5G टेक्नोलॉजी यूज़ की है उस 5G टेक्नोलॉजी में जो स्पेक्ट्रम है यानी जो नेटवर्क है वो सी बैंड स्पेक्ट्रम यूज़ किया गया है, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी की आप देखेंगे तो 3.7 गीगाहर्ट्ज़ से 3.98 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी उसकी है, ठीक। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है। एयरलाइंस को डर ये है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इस स्पेक्ट्रम की जो फ्रीक्वेंसी है वो उनके एयरक्राफ्ट की जो अल्टीमीटर लगा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी में इंटरफेरेंस करेगी, ठीक है। ये डर है, इसकी वजह से यहाँ पर लैंड करने से मना कर रहे हैं, ठीक। अब मैं आपको पूरा केस बताता हूँ कि आखिर क्या बात है। मान लीजिए ये एरोप्लेन है, ठीक। अब ये एरोप्लेन है, अब यहाँ पर पायलट बैठा हुआ है,
अब पायलट को कहाँ का दिख रहा है, ऊपर का दिख रहा है, सामने का दिख रहा है, ठीक। लेट मी चेंज द कलर। अब ऊपर का दिख रहा है, सामने का दिख रहा है, उसको नीचे का तो नहीं दिख रहा, कितने डिस्टेंस है वो तो नहीं दिख रहा। अब यहाँ पर एक अल्टीमीटर लगा हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं, सिविल एयरक्राफ्ट अल्टीमीटर। वो क्या करता है, वो नीचे वेव्स भेजता है, ठीक है, ग्राउंड पर वेव्स भेजता है, बहुत हाई वेव्स भेजता है नीचे, जो कि बाउंस बैक करती हैं और वापस इस पर आकर टकराती हैं, जिससे क्या पता चलता है कि आखिर यहाँ का डिस्टेंस कितना है, आखिर हमारा जो जहाज़ है वो ज़मीन से कितने किलोमीटर ऊपर है, कितने किलोमीटर ऊपर है, ठीक है, वो पता चलता है। किसके थ्रू, इसके थ्रू, अल्टीमीटर के थ्रू। अल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 4.2 से 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर डर ये है, अकॉर्डिंग टू द सिविल एविएशन एक्सपर्ट, वो ये कह रहे हैं कि जब यहाँ पर यूएसए में एयरक्राफ्ट जाएगा, तो जब वो लैंड करेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर जो 5G नेटवर्क है, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, 3.7 से 3.98 गीगाहर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो है इसमें इंटरफेरेंस करेगी, और जिससे कि ये डिस्टर्ब हो सकता है और इसमें गड़बड़ आ सकती है, ये गलत दिखा सकता है, जिससे कि जो यहाँ पर पैसेंजर बैठे हैं उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। अब फॉर द सिक्योरिटी पर्पस यहाँ पर एयरलाइंस लैंड ही नहीं कर रही। देखिए 5G सर्विस ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए में ही है, आप यूरोप में देखेंगे तो कई यूरोपियन कंट्रीज़ में भी आप देखेंगे 5G टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गई है। उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3.4 से 3.8 तक है, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एयरलाइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है लैंड होने में, या ये कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी उसका अल्टीमीटर में। लेकिन यहाँ यूएसए की जो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, नो डाउट नेट बहुत फास्ट चलेगा, लेकिन हम पैसेंजर्स, हम लोगों की जान का ख़तरा तो नहीं ले सकते नेट के बदले। तो यही पूरा आर्टिकल इसके बारे में है, ठीक है, जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस आर्टिकल, ओके। सो गाइस, here we have our next article, again is a very important one, ठीक है, important for your GS2 point of view, alright, so listen this article very carefully. Let me change the color, I like the red one, so let me choose the red color, alright. So guys, जैसे कि हमें पता है हमारी कंट्री जो गवर्न होती है वो 3 पिलर्स पर गवर्न हो रही है, ठीक है, एक लेजिस्लेचर, ठीक, दूसरी जुडिशरी और तीसरी है एग्जीक्यूटिव। तो ये एमएलएस जो होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये पार्ट होते हैं एग्जीक्यूटिव का, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का रोल देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या करा है, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने 12 एमएलएस को सस्पेंड कर दिया है, 12 एमएलएस को 12 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है, यानी 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि इनका जो सस्पेंशन है क्या जुडिशियल रिव्यू के काबिल है, ठीक है, क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकती है इस मैटर में, जो लेजिस्लेचर ने ये स्टेप उठाया है महाराष्ट्र की, ठीक। तो इस आर्टिकल में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि आपने ये कैसे कर दिया। अब जब ये एमएलएज 12 एमएलए जो सस्पेंड कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के इस कदम पर सवाल उठाया है और कहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 190 का क्लाउज 4, 190 यानी 190 का क्लाउज 4 का हवाला देते हुए ये कहा है कि देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर कोई मेंबर कम से कम 60 दिन तक अगर बिना किसी परमिशन के गायब रहता है, तो उस हालत में, हाँ, उस हालत में आप सीट डिक्लेयर कर सकते हैं वैकेंट, मतलब सीट वैकेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, सीट खाली हो गई, ठीक है। और उन्होंने रोपा का भी एग्जाम्पल देते हुए, रोपा कोई सी लड़की का नाम नहीं, रोपा यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का एग्जाम्पल देते हुए ये कहा कि अगर कोई सीट खाली होती भी है, ठीक है, तो वहाँ पर 6 महीने के अंदर उस खाली सीट पर इलेक्शन करवाइए, ठीक है, और उसको फिल्ड करिए।
यानी अगर कोई भी सीट खाली होती है तो वहाँ पर 6 महीने के अंदर वहाँ पर इलेक्शन करवाने ज़रूरी हैं, उस सीट को फिल करना ज़रूरी है विद इन 6 मंथ्स अकॉर्डिंग टू दी ROPA एक्ट 1951। तो इसके जवाब में स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कहती है कि देखिए लेजिस्लेचर के पास इनफ पावर है कि वो ऐसा कर सकती है, ठीक। अगर उसकी प्रोसीडिंग में कुछ भी मिसकंडक्ट होता है, अगर कुछ ब्रीच होता है मेंबर के द्वारा, तो उस मेंबर को पनिश करने के लिए उसके पास इनफ पावर है, तो और वो ये कदम उठा सकती है। ये किस बेसिस पर कह रही है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, अकॉर्डिंग टू दी रूल 53 ऑफ महाराष्ट्र असेंबली रूल्स। सो इस आर्टिकल में इतना ही था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट इतना ही था, ठीक है। तो आपकी क्या राय है इस बार, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, क्या जुडिशली पे हो सकता है, आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। गाइस एक्चुअली आई एम सॉरी, एक्चुअली घर में कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और तालिबान का जो टॉपिक मैं कवर करने वाला था वो कवर नहीं कर रहा हूँ आज, बट आई प्रॉमिस आई विल कवर सम टाइम एल्स। ऑलराइट, I hope you guys understand. Okay, but please don't forget to like the video. See you in the next video. Until then, Jai Hind.